इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों की बात हो और मुगलों का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 1526 से लेकर 1857 तक मुगल राजवंश ने भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी एक ऐसी गहरी छाप छोड़ी जो आज भी मिटाई नहीं जा सकती। इस 300 साल लंबी यात्रा के आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम केवल कुछ तारीखें या तथ्य नहीं रटने वाले हैं। इसके बजाय हम साम्राज्य के अभूतपूर्व उदय, उसके सांस्कृतिक चरम और अंततः उस नाटकीय पतन के मूल कारणों की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इस सफर में हम मुख्य रूप से 5 पड़ावों से गुजरेंगे। साम्राज्य की नींव, उसका विस्तार और एकीकरण, वास्तुकला का वो शानदार दौर, फिर कैसे अत्यधिक विस्तार ने दरारें पैदा की और अंततः इस विशाल राजवंश का पतन। 1700 ईस्वी के आसपास हिंदुस्तान पर मुगल शासन के दायरे को जरा देखिए। ये सच में हैरान करने वाला था। ये महज जमीन का एक बड़ा टुकड़ा नहीं था, बल्कि बेहिसाब दौलत, अथाह शक्ति और भू राजनीतिक दबदबे की एक जीती जागती मिसाल थी। उत्तर में कश्मीर की वादियों से लेकर सुदूर दक्षिण तक फैले इस इतने विशाल भूभाग को नियंत्रित करना कोई मामूली बात तो थी नहीं। और यहीं से हमारी कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है। भाग 1, साम्राज्य की नींव, जहां बारूद और तोपखाने के आगमन ने युद्ध के मायने ही बदल दिए। साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई से लेकर 1529 में घाघरा के युद्ध तक, सिर्फ 3-4 सालों के भीतर ही लगातार हुए इन युद्धों ने सुल्तानों और राजपूत गठबंधनों के प्रतिरोध को पूरी तरह से तोड़ दिया। ये सैन्य विस्तार इतनी तेजी से और इतनी सटीक योजना के साथ हुआ था कि किसी को भी संभलने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी सफलता मिली कैसे? इसका सीधा जवाब है सैन्य नवाचार। भारतीय युद्ध के मैदानों में पहली बार बारूद और मोबाइल फील्ड तोपखाने का इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा था। साथ ही तुलुगमा नाम की एक बेहद एडवांस्ड फ्लैंकिंग रणनीति अपनाई गई, जहां दुश्मन को चारों तरफ से घेर लिया जाता था। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा जैसे विशेषज्ञ ओटोमन तोपचियों की मदद से मुगलों ने युद्ध के पुराने और पारंपरिक तरीकों को सचमुच पलट कर रख दिया। उस दौर के युद्ध के मैदान की जरा कल्पना कीजिए। हर तरफ विशाल तोपों की गड़गड़ाहट, एकदम सटीक तालमेल और बारूद से पैदा होने वाली वो अराजक ऊर्जा। हाथियों और तलवारों के भरोसे लड़ने वाली सेनाओं के लिए ये बिल्कुल नया और बेहद विनाशकारी अनुभव था। इसी तोपखाने ने शुरुआती मुगलों को उस वक्त लगभग अजेय बना दिया था। अब आते हैं दूसरे भाग पर, विस्तार और एकीकरण, जहां बात सिर्फ जीतने की नहीं बल्कि प्रशासनिक प्रतिभा और सांस्कृतिक समन्वय की थी। देखिए, सिर्फ युद्ध जीतते रहने से कोई भी साम्राज्य 3 सदी तक नहीं टिकता। अकबर और जहांगीर जैसे शासकों ने इस बात को बखूबी समझा। उनके नेतृत्व में साम्राज्य महज एक हमलावर ताकत से बदलकर एक बेहद स्थिर, अमीर और प्रशासनिक पावर हाउस बन गया। भारत जैसी अनगिनत विविधताओं वाले क्षेत्र में सबको साथ लेकर चलना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। और ये अभूतपूर्व स्थिरता आई कैसे? कुछ बहुत ही खास नीतियों के जरिए। जैसे 1564 में जजिया कर को हटा देना समाज को जोड़ने वाला एक बहुत बड़ा कदम था। इसके अलावा सुलह कुल यानी सार्वभौमिक शांति की नीति को अपनाया गया। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मनसबदारी प्रणाली लागू की गई, जिसने नागरिक और सैन्य ढांचे को एक व्यवस्थित सूत्र में पिरो दिया। और हां, राजा टोडरमल की जब्त प्रणाली ने राजस्व संग्रह को पूरी तरह से पारदर्शी और वैज्ञानिक बना दिया। चलिए अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, वास्तुकला का चरम, यानी अपनी असीम शक्ति और बेतहाशा दौलत को पत्थर और संगमरमर में कैसे उकेरा गया। मुगल वास्तुकला असल में क्या थी? ये कोई एक अकेली शैली नहीं थी, बल्कि स्थानीय इंडो इस्लामिक संरचनाओं, स्वदेशी हिंदू स्थापत्य और मध्य एशियाई व फारसी परंपराओं का एक बहुत ही खूबसूरत और सचेत मिश्रण थी। ये सिर्फ इमारतें खड़ी करने का शौक नहीं था, ये अपनी सत्ता, अपने अधिकार और अपनी अथाह संपत्ति को दुनिया के सामने सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने का एक तरीका था। बड़े बड़े गुंबद, किनारों पर खड़ी पतली मीनारें और चमकदार लाल बलुआ पत्थर के साथ सफेद संगमरमर का शानदार इस्तेमाल, ये सब मुगल इमारतों की अमिट पहचान बन गए। इसमें पिएट्रा ड्यूरा यानी परचिनकारी का काम भी शामिल था। ये रंग बिरंगे कीमती पत्थरों को संगमरमर में जड़ने की एक बेहद बारीक कला है। साथ ही एकदम सम्मित चहारबाग और बेहद नाजुक जालियों ने इस वास्तुकला को सचमुच एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया।
फतेहपुर सीकरी का ये विशाल बुलंद दरवाजा वास्तुकला के उसी असीम पैमाने का एक बेहतरीन उदाहरण है। मुगलों ने सिर्फ महल या किले नहीं बनाए, बल्कि फतेहपुर सीकरी जैसी पूरी की पूरी शाही राजधानियां बसा दी। मकसद एकदम साफ था, देखने वाला चाहे आम जनता हो या कोई विरोधी, बस विस्मय से देखता ही रह जाए। यहां से हमारी कहानी एक नया मोड़ लेती है। हमारा चौथा भाग है अत्यधिक विस्तार और विभाजन। आइए समझते हैं कि कैसे बदलती नीतियों और निरंतर युद्धों ने सब कुछ पलट कर रख दिया। प्रशासनिक दृष्टिकोण में आए इन बड़े बदलावों को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। एक तरफ अकबर का दौर था, जहां जजिया हटाया गया, सुलह कुल स्थापित हुआ और इबादत खाना में सभी धर्मों के लोग खुलकर चर्चा करते थे। लेकिन औरंगजेब के समय ये सब बिल्कुल बदल गया। जजिया फिर से लागू कर दिया गया, दरबारी संगीत पर रोक लग गई और कई पुरानी उदार नीतियों को सख्ती से पलट दिया गया। इस प्रशासनिक और वैचारिक टकराव ने साम्राज्य की दीर्घकालिक स्थिरता पर बहुत गहरा असर डाला। इसी दौरान मुगल सेनाएं दक्कन में दशकों तक चलने वाले लंबे और थकाऊ अभियानों में बुरी तरह फंस गईं। एक तरफ तो साम्राज्य अपने इतिहास के सबसे बड़े भौगोलिक आकार तक पहुंच गया था, लेकिन दूसरी तरफ इन लगातार होने वाले युद्धों ने राज्य के खजाने और महत्वपूर्ण संसाधनों को पूरी तरह से सोख लिया था। ये अपनी ही जड़ों को काटने जैसा था। जाहिर है, जब साम्राज्य का आकार हद से ज्यादा बढ़ जाए और नीतियां बहुत सख्त हो जाएं, तो दरारें आनी ही हैं। बीजापुर और गोलकुंडा की जीत बहुत महंगी साबित हुई। शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने ऐसा गुरिल्ला युद्ध छेड़ा जिसने मुगलों को चैन नहीं लेने दिया। उत्तर में गुरु तेग बहादुर की फांसी के बाद सिखों का कड़ा प्रतिरोध शुरू हो गया और इसके साथ साथ जाट, सतनामी और पश्तून विद्रोहों ने तो केंद्रीय सत्ता को पूरी तरह से अस्थिर कर दिया। और यहीं से शुरू होता है हमारा अंतिम भाग, मुगलों का पतन। 300 साल पुराने इस विशाल राजवंश का पूरी तरह से बिखराव। जब कोई साम्राज्य अंदर से कमजोर हो जाता है तो बाहरी हमले और भी घातक हो जाते हैं। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली में जो क्रूर लूटपाट की, उसने मुगलों की कमर ही तोड़ दी। मशहूर मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी वो अपने साथ ले गया। फिर अहमद शाह अब्दाली के विनाशकारी हमलों ने रही सही कसर पूरी कर दी और उत्तरी सीमाओं को एकदम असुरक्षित कर दिया। अंततः 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय को सत्ता से हटा दिया और इसके साथ ही साम्राज्य का आधिकारिक अंत हो गया। तो लब्बो-लबाब ये हैं कि इस महाविनाश के पीछे कोई एक कारण नहीं था। गद्दी के लिए होने वाले खूनी संघर्ष, दरबारियों का घटता कौशल और बढ़ता भ्रष्टाचार, और बंगाल, अवध व हैदराबाद जैसी क्षेत्रीय ताकतों का स्वतंत्र होना, इन सब ने ढांचे को अंदर से खोखला कर दिया। ऊपर से कृषि और अर्थव्यवस्था का गंभीर संकट। इन्हीं आंतरिक कमजोरियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगातार अपना प्रभाव बढ़ाने का एक अचूक मौका दे दिया। अब अंत में एक बहुत बड़ा सवाल, क्या ये विशाल मुगल साम्राज्य पूरी तरह से इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह गया? आज भी जब हम ताजमहल की सुंदरता निहारते हैं या लाल किले की भव्यता को देखते हैं, तो वो दौर जीवंत हो उठता है। आज के हमारे कई आधुनिक प्रशासनिक ढांचों और राजस्व प्रणालियों में भी उस 300 साल पुरानी व्यवस्था की झलक साफ दिखाई देती है। जरा सोचिए, सदियों पहले पतन की ओर जा चुका एक राजवंश आज भी हमारे आधुनिक सांस्कृतिक और भौतिक परिदृश्य को कैसे आकार दे रहा है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।